वेलकम अगेन बच्चों। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 20 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th और हिंदी मीडियम में इस वर्कशीट को डिस्कस करेंगे जो कि शेड्यूल की गई है आपके लिए 19 अगस्त 2020। चैप्टर 5 है आपका जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा कोशिका। कोशिका जो है वो हमारे जीवन की एक आधारभूत इकाई है। जिज्ञासा दीदी, हमने जाना कि कोशिका जीवन की मूलभूत और क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक यानी बॉडी के जितने भी बच्चों कार्य होते हैं शरीर में वो सभी किसके कारण होते हैं? कोशिका के कारण होते हैं। लेकिन ये जीवन क्रियाएं क्या हैं और एक कोशिका इसे कैसे कर पाती है, यानी जीवन क्रियाएं क्या हैं? ज्ञान, जैसे कि तुम जानते हो किसी भी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे वृद्धि, उत्सर्जन, भोजन करना, सांस लेना आदि। सभी जीवों में कोई ना कोई इस तरह के कुछ ना कुछ लक्षण जरूर पाए जाते हैं। जैसे वृद्धि करते हैं, उत्सर्जन होता है, हम भोजन लेते हैं और भोजन जो है पाचित होता है, सांस हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जो एयर है उससे हमारी बॉडी ऑक्सीजन का यूज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका यूज नहीं करती। ये सभी जो हमारी बॉडी के अंदर आवश्यक क्रियाकलाप हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी जीवन क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? जीवन क्रियाएं, जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान से संपन्न होती हैं। यानी हर एक कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ हैं उनका आदान प्रदान होता रहता है, चाहे फिर वो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या पोषक जो तत्व हैं, वो सभी जो है उनका आदान प्रदान कोशिका के साथ होता रहता है। प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिका अंग। यानी जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, उसके अलावा गोल्जी उपकरण है या अंतद्रव्य जालिका हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी कोशिका अंग हैं, यानी कोशिका के अंग जो एक विशिष्ट कार्य करता है। विशिष्ट कार्य यानी हर एक कोशिका अंग का एक अपना एक कार्य है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ऊर्जा को संचित करने के काम आता है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ये ऊर्जा को संचित करता है। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। तो देखो बच्चों, कोशिका के हम 3 पार्ट कह सकते हैं। फर्स्ट क्या है? प्लाज्मा झिल्ली, यानी ये आउटर जो पार्ट है वो क्या है? प्लाज्मा झिल्ली, जो कि एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, ठीक है। दूसरा है केंद्रक, ओके, और इसके अंदर जो बाकी बच गया वो सभी किसके जो है क्या कहलाएगा? वो कहलाता है कोशिका द्रव्य। क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य। जितने भी कोशिका के अंग हैं वो सभी इस कोशिका द्रव्य में होते हैं, ठीक। यानी एक तरह से कोशिका के 3 पार्ट हो गए। 3 जो है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, जो इन विशिष्ट कार्यों में मदद करते हैं, ठीक है। यानी जो ये मेन 3 पार्ट हैं, यही जो भी हमारे विशिष्ट लक्षण हैं, विशिष्ट कार्य हैं शरीर के, कोशिका के, उन सभी में ये जो है मदद करते हैं। और इसका कोशिका में क्या कार्य होता है? अब हम बात करेंगे कि ये कोशिका झिल्ली है क्या। ज्ञान, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। यानी ये एक तरह से सुरक्षा कवच है कोशिका का, प्लाज्मा झिल्ली। ये क्या है? इसकी बाहर की झिल्ली है जिसको हम क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। तो ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो ऐसे ही किसी को अंदर आने या किसी को भी बाहर जाने नहीं देता, ठीक है। और इसीलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। जरूरी पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, जल, ये सभी विषरण और परासरण प्रक्रिया द्वारा, 2 प्रक्रियाएं हैं, विषरण और परासरण, उनसे कोशिका के अंदर या बाहर आते जाते रहते हैं, ठीक है। पदार्थ विषरण जो है ये आप चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हो। विषरण क्या होता है? पदार्थों की गति ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, जो क्या कहलाता है? विषरण। विषरण यानी फैलना। आपने चैप्टर 1 में अगरबत्ती, धूप के बारे में पढ़ा था कि जो सुगंध है
वो अगरबत्ती से सारे घर में स्मेल हो जाती है, क्योंकि वो कैसे फैलती है, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो प्रक्रिया विसरण कहलाती है। अब कोशिका झिल्ली से जल का विसरण क्या कहलाएगा, कोशिका झिल्ली से। अब देखिए ये जो है एक झिल्ली के थ्रू पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है, तो जो ये जल का विसरण है कोशिका झिल्ली के थ्रू, ये क्या कहलाता है, ये परासरण कहलाता है। विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विलयन जो है जिसके अंदर कोशिका है उसकी सांद्रता का कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल की सांद्रता पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अल्प परासरण दाबी। अल्प का मतलब क्या है, थोड़ा। ठीक है, तो अल्प परासरण दाबी इसका मतलब क्या है, विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज्यादा जल। इससे क्या होगा, कोशिका फूलने लगेगी और अंतः परासरण होगा। अब इस चीज को समझते हैं। ये है अल्प परासरण दाबी विलयन। इसका मतलब क्या है कि ये है कोशिका, ये अल्प परासरण दाबी जो विलयन है इसके अंदर क्या है, आप देखिए विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज्यादा जल है। इसके अंदर क्या है, जल की मात्रा ज्यादा है और कोशिका में क्या होगा, जल की मात्रा कम है। अब यहां पर जल क्या हो गया, ज्यादा, और यहां पर जल क्या हो गया, कम। इसलिए क्या होगा, अंतः परासरण यानी जल जो है वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा और कोशिका फूलने लगेगी। ठीक। सेकंड, सम परासरण दाबी। सम का मतलब समान, यानी सम परासरण दाबी में क्या होगा, इसके अंदर भी जल की मात्रा और विलयन के अंदर भी जल की मात्रा समान है, जिसके कारण ना तो जल बाहर आएगा ना ही जल अंदर जाएगा। जैसे कोशिका का आकार है वैसा ही रहेगा, यानी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सांद्रता समान है। अति परासरण दाबी। अति का मतलब ज्यादा, तो क्या है, विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल, यानी कोशिका के अंदर जल जो है वो कैसा है, ज्यादा है, और जो विलयन है उसके अंदर जल कम है। तो इससे क्या होगा, अब कोशिका में जल ज्यादा है, बाहर कम है, तो जल जो है वो क्या होगा, बहिःपरासरण, यानी बाहर निकल जाएगा। और कोशिका, जब जल बाहर निकलेगा तो कोशिका पे क्या फर्क पड़ेगा, कोशिका सिकुड़ जाती है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं अति परासरण दाबी। ठीक है, इस प्रकार पानी में घुलनशील पदार्थ परासरण विधि से कोशिका में चले जाते हैं। अब देखिए, पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। ठीक है, पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ आपने डायग्राम जो है किया हुआ है कि पादप जो होते हैं उनके अंदर प्लाज्मा झिल्ली के अलावा और क्या होती है, कोशिका भित्ति भी होती है। अब ये जो बाहर की कोशिका भित्ति है ये बहुत ज्यादा, जो आप कह सकते हो, हार्ड है। पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। जब इसके अंदर परासरण जो विधि है उसके द्वारा पानी की कमी होने पर क्या होता है कि अंदर की प्लाज्मा जो झिल्ली है वो सारी सिकुड़ने लग जाती है और इस तरह से संकुचित हो जाते हैं सारे के सारे अंग। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक है, जो भित्ति है वो समान रहेगी और अंदर का जो जीव द्रव्य है वो एक तरह से सिकुड़ जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्य कुंचन कहेंगे। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है। यहाँ से आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का महत्व यह है, कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और इसका आंसर आप बच्चों यहाँ तक जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो ये जो है जीव द्रव्य कुंचन, आपको यहाँ पर ये आपका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको इस बॉक्स में गिवन है ये आंसर 2 है। कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है, तो कौन सा भाग पारगम्य है, इजीली बता सकते हो, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली ये भाग गया है पारगम्य है।
किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होंगे और क्यों? तो देखिए अल्प परासरण ये है, तो क्या होगा, अगर उनको अल्प परासरण दाबी विलयन में रखा जाएगा तो वो जो है फूल जाएंगी। क्यों और क्यों होंगे? क्योंकि उनके अंदर अंतः परासरण होगा, ठीक है, जिसके कारण ये कोशिकाएं फूल जाएंगी। सो आई होप बच्चों वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर तो जो है आप जो है कर ही दोगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।